मृदा की विशेषताओं पर बात करते हुए आइए हम अब डिस्कस कर ले इसके गठन के बारे में। पहले हम चर्चा करते हैं कि भौतिक विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि इस मृदा का निर्माण, जैसा कि हमने अभी देखा कि रवेदार आग्नेय चट्टानों से होता है, अतः इस मृदा के कण कैसे होंगे? बड़े होंगे तथा ये सांद्र यानी कि पोरस होंगे, यानी पानी इसके आर पार बड़ी ही आसानी से चला जाएगा। निम्न भूमि पर, यानी जहाँ भूमि का जो सतह है वो थोड़ा नीचा है, वहाँ पर इसके कण महीन होते हैं और साथ ही साथ ये मृदा अधिक उपजाऊ भी होती है। अब पहले पॉइंट में हमने कहा कि कण बड़े होते हैं और मृदा सांद्र होती है, तो स्वाभाविक है इस मृदा की जल धारण की क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अब चर्चा करते हैं इस मृदा के रासायनिक विशेषताओं के बारे में। तो इसमें प्रधानता जिन तत्वों की होती है उसमें है लोहा, एल्यूमिनियम और चूना। जिन रासायनिक तत्वों की कमी इस मृदा में होती है वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ। तो बच्चों, जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो और जहाँ जैव पदार्थों की कमी हो तो वो मृदा तो क्या होगी? उर्वरता उसकी कम होगी। साथ ही हमने ये भी देखा कि काफ़ी पोरस है, यानी जल धारण क्षमता भी कम है, तो इसकी उपजाऊ क्षमता कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इसमें भी फसलों का उत्पादन करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्रमुख फसलों की। इस मृदा में हम क्या करते हैं? जैविक खाद और रासायनिक खाद ये डालते हैं और साथ ही साथ इसमें यदि हम सिंचाई का उपयोग करते हैं तो हम इसमें फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं गेहूँ, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, तिलहन, कपास, मिलेट्स में यानी मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी और कहीं कहीं जहाँ पानी पर्याप्त हो वहाँ मोटे किस्म के चावलों का भी उत्पादन लाल एवं पीली मृदा में किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं मृदा प्रकार के चौथे भाग पर, जिसमें है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, जैसा कि आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, ये मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईट। ग्रीक भाषा का शब्द है लेटर, आपकी किताब में दिया हुआ है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए इसको लेटराइट कहते हैं। जब ये मृदा गीली होती है तो ये बड़ी ही मुलायम हो जाती है। कहीं कहीं पर तो आप पाएंगे लोग कहते हैं कि मक्खन के जितनी मुलायम हो जाती है, परंतु जैसे ही ये मृदा सूखती है तो ये बहुत ही कठोर, एकदम जैसे कि चट्टान की तरह कठोर हो जाएगी और ढेलेदार यानी क्लॉडी, मतलब बड़ा बड़ा गट्ठर बन जाएगा मिट्टी का, मृदा का। तो इस कारण से इसकी इस प्रॉपर्टी, इस विशेषता के कारण क्या करते हैं लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो इस मृदा का उपयोग करते हैं ईंट बनाने के लिए। इससे काट काट कर ईंटें बनाई जाती है और इन ईंटों से वो घर बनाते हैं। अब चूंकि ये मृदा जो है काफ़ी मोटी होती है, इसलिए इसकी उत्पादकता यानी इसकी फर्टिलिटी जो है ये कम होती है। उसके कारण मोटे कण होते हैं, साथ ही साथ इसमें ह्यूमस यानी जैव पदार्थों की कमी है। ये मृदा उच्च अम्लीयता यानी इसमें अम्ल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ यहाँ पर निछालन की क्रिया बड़ी ही प्रोमिनेंट होती है। सतत निछालन के कारण भी इस मृदा की उत्पादकता यानी फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं कि मृदा का रंग कैसा होता है। तो एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी की तरह ही होता है, लेकिन कणों में अंतर होता है, बाकी प्रॉपर्टीज में अंतर होता है, इसलिए इसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन रंग इसका भी लाल मिट्टी की तरह ही लाल होता है। अब बात करते हैं
कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इस मृदा का निर्माण 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जो ऊंचे हो, लेकिन उनका सतह जो है, उनका ऊपरी भाग जो है वो सपाट हो। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र और ऊंचे भूमि लेकिन सपाट सतह। वहां पर जो रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं उनका तीव्र निछालन होता है। आप पढ़े होंगे लीचिंग के बारे में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, चूंकि इसके पहले भी हमने निछालन शब्द का उपयोग किया। लीचिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि तेज बारिश जब हो तो मृदा में उपस्थित जो घुलनशील तत्व है वो मृदा में घुलकर और नीचे की तरफ, मृदा के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ वो चले जाते हैं, परकोलेट कर जाते हैं, और ऊपरी सतह जो है वो मृदा की बिल्कुल कंकरीली पथरीली रह जाती है और नीचे के सतहों में क्ले, सिल्ट और जो भी थोड़े बहुत पोषक तत्व हैं वो जमा हो जाते हैं। तो ऊपरी सतह जो कि हमें खेती के लिए सबसे ज़रूरी होता है वो अनुपयोगी, करीब करीब अनुपयोगी हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं निछालन की प्रक्रिया। इसका निर्माण में एक और जो चीज सहायक होता है वो होता है यहाँ का उच्च तापमान। जिन क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है वहाँ तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है, हाई टेम्परेचर होता है और ऋतुवत यानी सीजनल। ऐसा नहीं है कि साल के 12 महीने लगातार वर्षा होती रहती है, वर्षा होती है लेकिन सीजनल होती है, यानी जैसे हमारे यहाँ होती है ना कि जून जुलाई अगस्त में वर्षा होगी और बाकी समय फिर नहीं होती है, तो उस तरह से यहाँ पर भी सीजनल रेनफॉल होती है। और ये उच्च तापमान और सीजनल रेनफॉल, ये दोनों इस मृदा के निर्माण में तथा निछालन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कि ये इस मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि ये मृदा पाई कहाँ जाती है। तो इस मृदा का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और असम की पहाड़ियों पर पाया जाता है। गलत, तमिलनाडु का स्पेलिंग गलत है। चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो ये मृदा फैली हुई है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और असम की पहाड़ियों पर। हाँ बच्चों, यहाँ मैंने ओडिशा लिखा है क्योंकि उड़ीसा का अब नाम ओडिशा ही है। आइए अब इसे हम मानचित्र पर देखते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ आते हैं तो ओडिशा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जाएंगे असम। तो इन भागों में ये लेटेराइट मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अब चर्चा कर लेते हैं ज़रा गठन के बारे में कि ये मृदा किन किन तत्वों से बनी है या कैसी होती है। तो भौतिक विशेषताओं पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि चूँकि निछालन की क्रिया होती है और उसी के परिणाम स्वरूप ये मृदा बनती है, तो इसके सतह पर काफ़ी दानेदार जो कण होते हैं वो काफ़ी दानेदार होते हैं, ग्रैनुलर इनका टेक्सचर होता है, परंतु सतह से कुछ नीचे ये महीन कण यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि जल के साथ घुलकर नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, इसके पहले भी हमने बताया था आपको कि उच्च तापमान और तीव्र वर्षण के कारण यहाँ पर निछालन की क्रिया संपन्न होती है। अब चर्चा करेंगे हम लोग रासायनिक विशेषताओं के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि ये मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रधान तत्व होते हैं वो होते हैं आयरन यानी लोहांश, आयरन ऑक्साइड फिर है पोटाश और एल्यूमिनियम के यौगिक, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें प्रधान तत्व होते हैं। इनमें जिन तत्वों की कमी होती है वो है चूना, सिलिका, ह्यूमस यानी जैव पदार्थ,
नाइट्रोजन और फास्फेट तथा कैल्शियम। ठीक है, तो जहाँ मृदा अम्लीय हो, जिसमें ह्यूमस की कमी हो, जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, तो वो मृदा खेती के लिए क्या बहुत उपयोगी होगी? नहीं। वैसी मृदा अधिसंख्य फसलों की खेती उस पर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस मृदा पर फसलें उगाई जाती हैं। और उगाने के समय हम लोग क्या करते हैं? इस मिट्टी में हम उपयोग करते हैं पहले जैविक और रासायनिक उर्वरकों का, उसको मिलाते हैं, उससे ह्यूमस की कमी पूरी हो जाती है और जिन तत्वों की कमी है वो पूरे हो जाते हैं। और फिर काजू की खेती होती है और चाय की खेती की जाती है। ये दो प्रमुख फसल हैं जो कि लेटराइट मृदा पर उगाए जाते हैं। बच्चों, अभी जो पेड़ आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है काजू का पेड़, और देखिए नीचे आपको लेटराइट मिट्टी भी नज़र आ रही है। बच्चों ये देखिए, ये है काजू के फल।